सब कुछ प्लेटफॉर्म पर भी चलता रहता है। हम कुछ बच्चों को एक अजीब से थोड़े डरावने पार्क में दौड़ते और खेलते हुए देखते हैं। जल्द ही कुछ बड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कि वे क्या खाना चाहेंगे, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, अंडे और मांस। हर एक व्यक्ति एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो उन्हें ये सुनिश्चित करता है कि वे हर दिन अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद ले सकें। एक व्यक्ति को यह वादा किया जाता है कि वह हर दिन पिज़्ज़ा खा सकता है, और वह चेतावनी देता है कि यदि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वह उतना ही चिढ़ जाएगा जितना तब हुआ था जब उसने गलती से अपने माता पिता के घर को आग लगा दी थी, जब वे सो रहे थे। तुरंत हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा 24वें स्तर पर आ रहा है, लेकिन रुकिए, यह अधूरा है और इसमें से एक टुकड़ा गायब है क्योंकि 21वें स्तर का कोई व्यक्ति मांस खा गया है। इस वजह से मानसिक रूप से अस्थिर आदमी दूसरे व्यक्ति का भोजन छीन लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सौदा पूरा नहीं हो रहा है। ऊपर के लोग 24वें स्तर के व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे नियमों का सम्मान करना होगा। उन्होंने दूसरों का खाना सुरक्षित रखा है ताकि भोजन सभी स्तरों तक पहुंच सके। ये सब एक एकजुटता क्रांति का हिस्सा है जिसे सभी स्तरों तक फैलाना कठिन रहा है। लेकिन फ्रांसीसी व्यक्ति का स्पष्टीकरण इस आदमी को परेशान करने लगता है, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि खाना दूसरों तक पहुंचेगा या नहीं। धीरे धीरे वह अपने मुंह तक एक चिकन विंग उठाता है और जब वह पहला निवाला लेने वाला होता है तो उसका रूममेट, जो बाकी सभी की तरह सोचता है, उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने वह चिकन खाया जो उसका नहीं है तो इसके परिणाम होंगे। वह उसे अपने क्रॉकेट्स में से एक देने की पेशकश करती है ताकि वह चिकन को छोड़ दे। उन्हें चखने के बाद और उन्हें स्वादिष्ट पाकर वह एक दिन के लिए नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर कल उसकी पिज़्ज़ा पर मांस नहीं होगा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांसीसी व्यक्ति उसे याद दिलाता है कि उसे प्लेटफॉर्म के अपने स्तर पर रहते हुए खाना होगा, क्योंकि भोजन को रोकना प्रशासन की ओर से घातक सजा ला सकता है। अंत में वह उसे मजबूत बने रहने की सलाह देता है ताकि वह होल्ड से हरा हुआ न लगे। उसी समय प्लेटफॉर्म अगले स्तर पर उतरना शुरू करता है। महिला अपने साथी से उसका नाम पूछती है। वह जवाब देता है कि उसका नाम जितिन है और वह अपना नाम पेरिन बताती है। हमारी नायिका चुपचाप सोचती है, ये याद करते हुए कि उसका पसंदीदा व्यंजन वह हैम क्रॉकेट्स था जो उसका एक्स बनाया करता था, लेकिन वह जानती है कि अब उन्हें दोबारा खाना असंभव है क्योंकि उसने भयानक काम किए हैं। उसे अपने अपराधों से उबरने के लिए होल्ड में समय चाहिए। इस बीच जितिन एक अजीब सूखी खांसी से जूझता है जबकि वह शेव करने की कोशिश कर रहा है। अचानक स्तरों पर रोशनी लाल हो जाती है और हम विभिन्न भाषाओं में चीखें सुनते हैं। 44वें स्तर से संचार कट जाता है, जिसका अर्थ है कि वे यह नहीं जान सकते कि क्या भोजन सभी 333 स्तरों तक पहुंच रहा है। फ्रांसीसी व्यक्ति जितिन को बताता है कि कुछ लोग ऊपरी स्तरों से 21वें स्तर पर आ रहे हैं ताकि उसके पिज़्ज़ा का बचाव किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे 44वें स्तर के पास के लोग ये सुनिश्चित करने के लिए चीज़ों पर नज़र रखेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है और सब कुछ ठीक से चल रहा है। अचानक हर कोई देखता है कि प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से सतह की ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देता है। जितिन से साक्षात्कार के दौरान उससे पूछा गया कि जब वह अपने ही माता पिता को मारने वाला था तो उसे कैसा लगा। वह वास्तविक पछतावे का कोई संकेत दिखाए बिना साक्षात्कारकर्ता से कहता है कि उन्होंने उसे वहां भेजा क्योंकि वे उसे छुटकारा पाना चाहते थे। अगले दिन हमारी नायिका के स्तर से ऊपर के लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि 21वें स्तर पर उन्होंने कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया है। हर बार जब प्लेटफॉर्म एक और स्तर नीचे जाता है तो भयानक दुर्घटनाएं और चीखें गूंजती हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति और उसके साथी जितिन और पेरिन को चिल्लाते हैं कि उन्हें बिस्तरों से सलाखों को हटाकर अपनी रक्षा करनी होगी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म 24वें स्तर पर पहुंचता है तो हम एक अजीब प्लेटिंग देखते हैं और फ्रांसीसी व्यक्ति अपने स्तर से गिरा हुआ होता है। साथ ही गर्मी उसके साथी पर भारी पड़ रही है क्योंकि खाना पूरे फर्श पर बिखरा हुआ है और समय खत्म हो रहा है। सब लोग बिना किसी अपवाद के ऊपर से गिरते हुए सिरों को देखते हैं, जो इस दुनिया में शासन करने वाली क्रूरता की एक कठोर याद दिलाते हैं। हमारी नायिका कमजोर और बिस्तर पर पड़ी हुई परामिन के साथ उन अफवाहों को सुनती है जो स्तरों के बीच फैल रही हैं। वे सुनते हैं कि 169 और 168 पर केवल अराजकता और खराब आचरण बचा है। उन स्तरों के लोगों को बर्बर कहा जाने लगा है क्योंकि वे पहले से ही नाजुक संचार व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अफवाहें स्तरों के माध्यम से फैलती रहती हैं और इसके साथ ही लोग उन व्यक्तियों की ओर उंगली उठाने लगते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। उनमें से एक जितिन है, जो 24वें स्तर का मोटा आदमी है, जो नियमों की अवहेलना करने के लिए जाना जाता है। लेकिन पेरिन, जो हमेशा जीवित रहने की भावना बनाए रखने की कोशिश करती है, तर्क देती है कि वे खुद एक बार 46वें स्तर पर थे और उस समय उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि उन्हें बर्बर न समझा जाए और उन्होंने ईमानदारी से काम किया।
जितिन, जो मुश्किल से बोल पाता है, कबूल करता है कि उसे पता है कि उसका अंत करीब है और अगर उसे सही खाना नहीं मिला तो वह जल्द ही मर जाएगा। इस निराशाजनक स्वीकारोक्ति का सामना करते हुए परामिन दया से यह सुझाव देता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना है, करना चाहिए, भले ही इसका मतलब सजा का सामना करना हो, क्योंकि इस जगह में केवल जीवित रहना ही मायने रखता है। एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि जितिन वास्तव में 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ चुका था। उसके सभी व्यापारिक प्रयास विफल रहे और उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उससे तंग आ गए और उसे अनुशासन की जरूरत समझते हुए उसे होल में भेज दिया। आधी रात को जितिन जागता है, बिस्तर से उठता है और खाई के किनारे की ओर बढ़ता है। पेरिन भी जाग जाती है और वह उसे बताता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। जब वह उस भोजन को याद करता है जो उसका नहीं था, वह कहता है कि वह उसे वह सजा लेने दो जिसका वह हकदार है, ताकि उसे नीचे खींचे बिना। इससे पहले कि वह खुद को पीछे छोड़ दे, वह उससे कहता है कि जब वह इस जगह से बाहर निकले तो वह उसके बच्चों को ढूंढे और उन्हें बताए कि उनके पिता हमेशा उनसे प्यार करते थे। हम जितिन को अपने कंबल में आग लगाते हुए देखते हैं। धीरे धीरे आग उसे पूरी तरह से घेर लेती है और अंत में वह खाई में छलांग लगाता है। जितिन की इस बलिदान भरी छलांग से कुछ लोगों में खुशी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय हो चुका है और उसकी सजा पूरी हो गई है। नीचे खाई के सबसे निचले स्तर पर हम स्पष्ट रूप से कुछ लोगों के एक समूह को खड़ा देख सकते हैं। अगले दिन पेरिन की आंख खुलती है और वह खुद को 51वें स्तर पर पाती है, इस बार एक नए साथी के साथ। ऊपरी स्तरों से खबर आती है कि कोई बर्बर नहीं मिला है और निचले स्तरों से रिपोर्ट आती है कि 71वें स्तर तक के सभी लोग नियमों के प्रति वफादार और अनुशासित हैं। पेरिन को जल्दी ही एहसास होता है कि उसकी नई साथी इस व्यवस्था में नहीं है, इसलिए वह उसे बताने लगती है कि यहाँ सब कुछ कैसे काम करता है। फिर वह उससे पूछती है कि उसने अपना भोजन क्या चुना है। महिला जवाब देती है कि उसने आलू बुखारे चुने हैं। पेरिन उसे चेतावनी देती है कि वह केवल वही खा पाएगी जब तक कि वह कोई व्यापार करने का तरीका न ढूंढे। जब प्लेटफॉर्म उनके स्तर पर उतरता है तो उन्हें पता चलता है कि वहां से कुछ खाना गायब है, क्योंकि 46वें स्तर और उसके ठीक ऊपर के बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन जल्द ही उनमें से एक अन्याय को सुधारने वाला आने वाला है ताकि चीजों को शांत किया जा सके। कुछ देर बाद एक नया हंगामा शुरू हो जाता है जब वे 54वें स्तर पर एक बर्बर को पहचान लेते हैं। वह व्यक्ति अपने साथी पर हमला करता है और वे उसे पहचानते हैं, क्योंकि पिछले महीने वह दूसरे स्तर पर था जहां उसने इतना खाया था कि वह उल्टी करने लगा था। पेरिन खुद उसे सजा देने की पेशकश करती है, लेकिन होल का कानून अलग होता है और उसे वहीं रहने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि अन्य, जो करीब हैं, कार्रवाई करते हैं। उसकी नई साथी नहीं समझ पाती कि पेरिन इतनी नाराज क्यों है। तब पेरिन उसे बताती है कि पिछले महीने उसके साथी की मृत्यु उन लोगों के कारण हुई थी जो उस आदमी की तरह थे जिसने दूसरे स्तर पर गड़बड़ी की थी। महिला आखिरकार पेरिन की नाराजगी को समझती है, ये जानकर कि इस तरह के लोग पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। हमारी नायिका पेरिन को अब जितिन के छोटे छोटे दर्शन होने लगते हैं, जबकि बर्बर लोगों के सिर लगातार गिरते रहते हैं। बाकी स्तरों के लोग खुश होते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि अन्याय को सुधारने वाले उनके लिए मौत तक लड़ते हैं। जब प्लेटफॉर्म फिर से उनके स्तर पर आता है तो पेरिन की नई साथी अपने बालों को बांध लेती है और अपने भोजन का एक टुकड़ा खाती है। फिर वह अपने बिस्तर को उलट देती है और उसके फ्रेम को तोड़कर एक हथियार बना लेती है। वह पेरिन को प्रोत्साहित करती है कि वह भी उसके साथ शामिल हो जाए ताकि वे नीचे जा सकें और न्याय की खोज कर सकें। दोनों महिलाएं अगले स्तर पर नीचे उतरती हैं जहां के पुरुष उनसे रुकने का आग्रह करते हैं, ये चेतावनी देते हुए कि यदि वे उनके साथ स्तर छोड़ते हैं तो वे संचार की श्रृंखला तोड़ देंगे। लेकिन महिलाएं शांत बैठने से इनकार कर देती हैं। पुरुषों में से एक संचार की श्रृंखला की रक्षा करने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है, जबकि अन्य 3 नीचे उतरने के लिए उनके साथ जाते हैं। अगले स्तर पर वे 2 और साथी उठा लेते हैं। जब पांचों अंततः भयावह और अराजक स्तर पर पहुंचते हैं तो तनाव तुरंत बढ़ जाता है। बिना समय बर्बाद किए वे 2 अन्याय को सुधारने वालों पर टूट पड़ते हैं जो वहां शासन कर रहे होते हैं और जल्दी और कुशलता से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। लेकिन बर्बर, जो कि हताश और चालाक होता है, प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाता है और भागने की कोशिश करता है। महिलाएं एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाती और तुरंत उसका पीछा करती हैं, ये निश्चय करते हुए कि वे उसे उसकी सजा से भागने नहीं देंगी। हालांकि पुरुष भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। पेरिन ही अपने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के बल पर आखिरकार उसे नीचे गिरा देती है। हालांकि इससे पहले कि वे अपना काम पूरा कर पाते, बर्बर, जो अब पराजित और कोने में फंसा होता है, पेरिन से दया की भीख मांगता है। हौंफते हुए वह दावा करता है कि उसने सिर्फ उस खाने को वापस पाने के लिए खाया था
जिसे उसने 1.5 साल से खो दिया था, जब से वह होल में फंसा हुआ था। प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बढ़ता रहता है और बर्बर भी उसके साथ चला जाता है। लड़ाई में पेरिन को भी चोटें आई थीं, लेकिन उसकी साथी अभी भी क्रोध से भरी हुई है और कहती है कि वह बर्बर का अंत करने के लिए उसका पीछा करना चाहती है। फिर भी पेरिन उसे रोक देती है और उस शांत क्षण में, जब एड्रेनालिन कम होने लगता है, पेरिन को एक अनपेक्षित एहसास होता है। वह महिला जो उसके साथ लड़ रही थी उतनी नई नहीं है जितनी वह दिखती थी। वास्तव में ये साफ हो जाता है कि उसका होल के साथ अनुभव कहीं अधिक गहरा है जितना उसने दिखाया था। बाद में महिला कबूल करती है कि वह होल में 6 महीने से है। उसने शुरुआत से ही यहाँ के नियमों को समझ लिया था, हालांकि उसे लगा कि कुछ हिस्से अनुचित हैं, लेकिन व्यवस्था की भलाई के लिए उसने उनका पालन करने का फैसला किया। एक बार वह और उसकी पिछली साथी एक भूखे आदमी से मिले जो लगभग मरने की कगार पर था। उन्होंने उसे एक मरे हुए आदमी की थाली दे दी ताकि वह कुछ खा सके। कुछ दिनों बाद सबसे सख्त अन्याय को सुधारने वाले डॉग और बोगी आए और दोनों को सजा देने का फैसला किया, भले ही उन्होंने केवल किसी की मदद करने के लिए ऐसा किया था। उसकी एक बाँह काट दी गई और उसकी साथी की आंखें निकाल दी गईं। यहाँ तक कि जब वे एक अजीब स्थिति में हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत स्मृति आती है। फिर वे एक साथ हंसते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास एक सुंदर कार्य है। ये सब बेतुका लगता है और सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा नायक और अन्य लोग गड्ढे के किनारे बंधे हुए हैं, उनके हाथ खाई की ओर फैले हुए हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आता है, यह उन्हें अपने साथ ले जाता है और उसका साथी एक टेबल पर नंगा बंधा हुआ होता है, जिसे अन्य लोगों द्वारा खाया जाना होता है। दृश्य बदलता है और हम वापस उन बच्चों के पास आते हैं जो शुरुआत में स्लाइड पर खेल रहे हैं, लेकिन अचानक वह जगह अराजकता में बदल जाती है। पेरिन 72वीं मंजिल पर जागती है, एक बुजुर्ग आदमी के साथ। वे दोनों ऊपरी या निचली मंजिलों के साथ संपर्क नहीं करने का फैसला करते हैं। बुजुर्ग आदमी अपने आइटम के रूप में एक चाकू लाया है, जबकि पेरिन अपनी पूर्व साथी के साथ बनाए गए भागने की योजना को याद करती है। जब प्लेटफॉर्म उनके स्तर पर आता है, तो बुजुर्ग आदमी खाने और पीने के लिए सब कुछ निगलने लगता है, जबकि पेरिन टेबल पर चढ़कर अपने साथी को ऐसा करने का सुझाव देती है। वह जैटिन की झलकियां देखने लगती है और जब वह बर्बरों के स्तर पर उतरती है, तो वह प्रस्तावित करती है कि वे वफादारों के खिलाफ विद्रोह के लिए एकजुट हों, हालांकि उसकी असली मंशा भागने की है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, वे अधिक सहयोगियों की तलाश करते हैं, हालांकि कई लोग नियमों का पालन करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे और लोग उनके कारण में शामिल होते हैं, प्लेटफॉर्म पर अराजकता बढ़ती है, उनकी स्वतंत्रता के लिए योजनाओं द्वारा उत्तेजित होती है। अंततः वे एक स्तर पर रुकने का निर्णय लेते हैं, जहां पेरिन एक पेंटिंग से मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसका प्रेमी वहां उपस्थित था और अपने बेटे को मिलने के लिए लाया था, लेकिन हमारे नायक को स्पष्ट रूप से याद है कि बच्चा स्थिर नहीं रह सका। जैसे जैसे वह अपनी यादों में खोई रहती है, वह बूढ़ी महिला उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है, कई दिनों तक न खाए रहने के बाद। पेरिन अपनी गिरे हुए साथियों की झलकियां देखती रहती है और अपने साक्षात्कार में उसने बताया था कि उसके प्रेमी का बेटा एक खतरनाक मूर्ति में गिर पड़ा था, जो उचित सुरक्षा बाधाओं के बिना थी। बच्चा तेज धार वाले ब्लेड के संपर्क में आने पर मर गया। जज ने इसे एक दुखद दुर्घटना माना और पेरिन अपनी पीढ़ी के शीर्ष कलाकारों में से एक बन गई, अपनी हर मूर्ति के लिए लाखों में बिकने के साथ। अचानक हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहां बर्बर हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वफादारों की दीवारें गैदों से बनी हैं, जो उन्हें रक्षा में एक स्पष्ट बढ़त देती हैं। रक्त बहता है और नरसंहार रुकता नहीं है। पेरिन ने पहले बर्बर को छोड़ दिया था, अब वह उस पर हमला करने का फैसला करती है, लेकिन बूढ़ा आदमी जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, धीरे से अपना चाकू पेरिन की ओर सरका देता है। वह इसे अपने बचाव के लिए उठाती है और अपने हमलावर को खत्म कर देती है, फिर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। अंततः लड़ाई के अंत में अधिकांश लोग मर चुके हैं, केवल पेरिन और बूढ़ा आदमी ही बचे हैं। वे चारों ओर देखते हैं कि डोगिन बोगी जमीन पर मृतप्राय है। हालांकि पेरिन के हाथ में चाकू है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह उसकी चोटों का इलाज करने का निर्णय लेती है। वह कहती है कि वह उसे जिंदा रखने के लिए उसके अंगों को काट सकती है, ताकि उसे अपने ही मांस से खिलाया जा सके, लेकिन फिर स्वीकार करती है कि वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह अपने विचारों को अत्याचार के विचारों से भटकने की अनुमति नहीं देगी। पुनः साक्षात्कार के दौरान पेरिन ने अपने प्रेमी के बेटे की सुरक्षा नहीं करने के लिए गहरी पछतावे का अनुभव किया। उसने स्वीकार किया कि यदि वह समय को पीछे मोड़ सकती, तो वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन चूंकि ऐसा संभव नहीं था, उसने गड्ढे में प्रवेश करने का निर्णय लिया, कुछ आत्मप्रतिबिंब के लिए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हमारा नायक कमरे को साफ करने लगता है और बूढ़े आदमी से कहती है कि वह छोड़ने जा रही है।
वह जवाब देता है कि वह रुक जाएगा क्योंकि वह जीवन का सबसे अच्छा महीना था। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने के बावजूद वे दोनों समझते हैं कि वे अपने ही नैतिक जेल से भाग नहीं सकते। पेरिन को अपनी पूर्व साथी के साथ बातचीत की याद आती है, जिसने उसे बताया था कि उन्हें मरे होने का नाटक करना चाहिए ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके और फिर बाद में इम्प्रोवाइज कर सकें। उस क्षण में हम फिर से बच्चों को देखते हैं। वे सभी बेतुके तरीके से लड़ रहे हैं, जब उनमें से एक एक रोशनी द्वारा आलोकित होता है और कुछ गार्डों द्वारा खींच लिया जाता है। वे उसके पास पहुंचते हैं, उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं और शांति से उसे ले जाते हैं। हमारा नायक उसी समय जाग जाता है जैसे ही गैस गड्ढे में फैलने लगती है। कुछ पल पहले उसने एक हॉलुसिनोजेनिक पैच का सेवन किया था जो उसने उस पेंटिंग में पाया था, जिसे उसने किसी भी कीमत पर पकड़ रखा था क्योंकि उसने इसे शिक्षित बूढ़ी महिला के हाथों में देखा था। जैसे ही उसके दोस्त ने उसे सलाह दी थी, उसने मरे होने का नाटक किया ताकि उसे बाहर ले जाया जा सके। सफाई के दौरान उसे 333वीं मंजिल पर ले जाया गया, गड्ढे के सबसे अंत में, और वहां उसने ध्यान भंग होने का लाभ उठाकर अपने बंधनों से मुक्त होने और बिस्तर के नीचे छिपने का प्रयास किया। ऊपरी मंजिल से महिला देखती है कि वे सभी की सफाई कर रहे हैं और उन्हें एक और नरक महीने की शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि उसकी भागने की योजना स्पष्ट थी, लेकिन उसका कमजोर शरीर गैस के प्रभावों का सामना करने लगा। उस अंतिम स्तर पर उसने बिस्तर पर एक सोते हुए बच्चे को देखा और उसने उसे बचाने का फैसला किया, उसे इस भयानक दुख से बचाने की चाहत में। हालांकि इस प्रक्रिया में वह अपने सिर को जोर से मार देती है, जिससे भयानक हॉलुसिनेशंस की बौछार होती है। पेरिन ने देखा कि उसके दृष्टांत में लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं, उसे उन परिश्रमी बच्चों को नष्ट करने के लिए उकसाते हैं ताकि वे उन्हें खा सकें। हालांकि वह भयभीत थी, उसने इनकार किया और अचानक वह अपने भ्रम से बाहर निकल आई। वह वहां रहने वाली बूढ़ी महिला द्वारा गर्मजोशी से स्वागत की जाती है, जो दिल से स्वागत करती है, हालांकि बर्बर लोगों की ओर से उसे वही स्वागत नहीं मिलता। जबकि ये सभी लोग कानून के अनुयायियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, वे रात बिताते हैं, बिना रुके नृत्य करते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन सुबह होते ही वफादारों की उपस्थिति दिखाई देती है, जो कई मंजिलों ऊपर से उतरते हैं, बर्बरों को कमजोर करने के प्रयास में। वफादार अपनी स्तर तक पहुंचने के लिए उपलब्ध सभी भोजन को बर्बाद कर देते हैं। डोगिन बोगी बाकी स्तरों को मरने की अनुमति देने की कीमत चुका रहा है, बस कानून लागू करने के लिए। हालांकि वह दया का प्रस्ताव करता है यदि वे विद्रोह के नेताओं को सौंप दें। अराजकता जारी रहती है, मुख्य रूप से उनके खाने की निराशा के चारों ओर। बूढ़ा आदमी प्रस्तावित करता है कि वे नीचे उतरें और वफादारों को खिलाने के लिए उन पर भोजन करें जो अभी भी नीचे हैं। यह विकल्प उनके सभी तात्कालिक समस्याओं को हल करने की कुंजी प्रतीत होता है, जिससे उन्हें स्वतंत्रता के अपने कारण को जारी रखने के लिए गहन उत्तेजना मिलती है। फिर भी पेरिन स्थिर रहती है, ये याद करते हुए कि अपने साक्षात्कार के दौरान उसने एक महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनी का उल्लेख किया था, जहां उसने कई मूर्तियां प्रदर्शित की थीं। पेरिन ने देखा कि वह अंतिम स्तर से नीचे की ओर उतर रही है, जहां उसे भूखे लोगों का एक समूह मिला, जो प्लेटफॉर्म पर बचे हुए टुकड़ों के लिए बेताबी से खोज कर रहे थे। समूह की एक महिला ने उससे बताया कि केवल बच्चों को ऊपर जाने की अनुमति है। हालांकि पेरिन उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन वह छोटे बच्चे को बचाने का एक मौका दे सकती है। अपने दिल में भारी दुख के साथ उसने बच्चे को अकेले ऊपर जाने की अनुमति दी, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने लिए बचाव कर सके। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में यह प्रकट होता है कि वहां उपस्थित सभी ने किसी न किसी बिंदु पर इसी तरह के विकल्प बनाए हैं। हम गोरंग और त्रिमागासी को फिर से देखते हैं, जहां गोरंग का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद लड़की संदेश थी। हालांकि पेरिन छायाओं से बाहर निकलती है और पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वे चुप्पी में एक दूसरे को गले लगाते हैं, जो एक गहरा अर्थ रखता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।